नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th साइंस की वर्कशीट नंबर 48 जो कि आपके टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या तत्वों के आवृत्ति वर्गीकरण से ली गई है को डिस्कस करेंगे। पिछली जो 4-5 वर्कशीट्स इस चैप्टर की आई हैं, 5th चैप्टर की, उसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। पहले आपका डॉब्रेनर आया जिसने ट्राइड लो दिया, फिर न्यूलैंड आया जिसने ऑक्टेट लो दिया, फिर मेंडलीफ आया जिसने आपकी एटॉमिक मासेस के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। फिर इसके बाद में हेनरी मोजले आया जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी और उसने एक छोटा सा चेंजेज मेंडली पीरियोडिक टेबल में किया कि मेंडली पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मासेस था उसको उसने क्या कर दिया कि जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। तो ये हेनरी मोजले ने बताया। अब हेनरी मोजले ने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दी। उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हेनरी मोजले ने आपके टोटल 18 ग्रुप्स बनाए। ठीक है, इस तरीके की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये क्या है, 18 ग्रुप हैं। ये फर्स्ट सेकंड ग्रुप है, ये बीच की ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। फिर नीचे की तरफ भी कुछ एलिमेंट्स को निकाल दिया जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये ट्रांजिशनल मेटल्स होती हैं, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। इन एलिमेंट्स को हमने पूरा क्लासीफाई कर दिया हेनरी मोजले ने। अब इन ग्रुप्स के अंदर और इन पीरियड्स के अंदर इन एलिमेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या चेंजेज होता है। ठीक है, अरेंज तो कर दिया, लेकिन कैसे अरेंज किया, क्या किया और क्या क्या चेंजेज हो रहा है उसके बारे में हम इस वर्कशीट के अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है वैलेंसी के अंदर क्या क्या चेंजेज हुआ, एटॉमिक साइज में क्या हुआ, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चेंजेज हुआ। मतलब संयोजकता, आकार, धात्विक और अधात्विक गुणधर्मों के अंदर एक समूह और एक आवृत्त में क्या क्या चेंजेज होता है उसको हम वर्कशीट के अंदर देखेंगे। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं वैलेंसी या संयोजकता की। तो आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी या संयोजकता क्या होता है। वैलेंसी जो होती है या संयोजकता होती है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एलिमेंट की, कि एक एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर या वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर सकता है या लॉस्ट कर सकता है। उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। यानी अगर कोई तत्व अपने बाह्यतम कोश में या संयोजी कोश में कितने परमाणुओं का कितने इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अब हम देखते हैं कि संयोजकता एक समूह में कैसे चेंज होती है और एक आवृत्त में कैसे चेंज होती है, यानी पीरियड के अंदर और एक ग्रुप के अंदर इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो, जब भी हम बात करते हैं एक ग्रुप की तो ग्रुप में यहाँ आ जाओ। ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीशियम। आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स। इसके साथ ही सेकंड ग्रुप आता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स। फिर इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाता है कि 17वां ग्रुप कौन सा होता है। 17वां ग्रुप आपको पता होना चाहिए, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला होता है उसको हैलोजन कहते हैं। इसी के साथ एक 18वां ग्रुप होता है जो नोबल गैसेस का होता है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। इस तरह की जो गैसेस होती हैं ये क्या हैं, आपकी इनर्ट गैसेस हैं। तो ये चारों ग्रुप्स जो हैं आप याद रखना, इनके बाय नेम से पूछ लिए जाते हैं कि 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, हैलोजन। 18 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, इसकी वैलेंसी के ऊपर। तो लिथियम जो है फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, हम यहीं तक बात करते हैं। रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीशियम आपके लेवल पे नहीं है, आपके यहीं पर लोअर एलिमेंट्स तक ही आते हैं। 3, 11 और 19 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। KLM ये शेल्स हैं, KLMN। ठीक है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि में 2 जाते हैं, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8 और 1। तो जब भी आप एक ग्रुप में जा रहे हो तो आउटर मोस्ट जो शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को या तो लॉस्ट करे एलिमेंट, गेन करे या शेयरिंग करे, वो उसकी क्या है, वैलेंसी। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर या किसी भी ग्रुप के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स की वो शेयरिंग कर रहा है, लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है, वो क्या है, वैलेंसी है।
तो एक ग्रुप के अंदर वैलेंसी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। देखो फर्स्ट ग्रुप के अंदर सेम है, ऐसे ही सेकंड जो ग्रुप आएगा ना उसके अंदर भी सेम रहेगी, या नंबर चेंज हो जाएगा लेकिन सभी के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर क्या रहेगी, सेम। तो आपको एक लाइन याद रखनी है कि एक समूह के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, या एक ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाने पर वैलेंसी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पीरियड की, एक आवृत्त की। ये देखो ये पीरियड के इन्होंने बता रखा है कि जो पीरियड है वो आपका इन्होंने लिया हुआ है थर्ड पीरियड। ठीक है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन 11 से स्टार्ट होता है और 18 तक नंबर बढ़ते जाते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये इसके क्या है, एटॉमिक नंबर्स हैं या परमाणु संख्या है। वैलेंसी आपको भी बताई थी इसकी, 2, 8, 1, KLM। एम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 8 तक क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। और आपको पता है कि जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, गेन कर रहा है, उसी को हमने क्या बोला, वैलेंसी। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1, 2 है तो 2, एल्यूमिनियम में 3 है तो 3, 4 वाला क्या करता है आपको पता है, शेयरिंग करता है। अब इसके बाद में आ जाता है 5 वाला, पोटेशियम का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 15 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 5। अब ये या तो 5 दे या 3 ले, तो ये क्या करता है, 5 देने की बजाय 3 ले लेता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, 3। ऐसे सिलिकॉन का 16 होता है, 2, 8, 6 हो जाता है। तो ये क्या करता है, तो 6 दे या 2 ले, तो ये क्या करेगा, 2 लेगा, ये इसकी 2 हो जाएगी, ऐसे इसकी 1 हो जाएगी। और आर्गन तक आते आते इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 2, 8, 8। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पर वैलेंसी क्या हो जाती है, 0, ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब भी आप एक पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाते हो, देखो, तो आपकी वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, पहले 1 से लेके 4 तक क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होती है, 0 तक डिक्रीज होती चली जाती है। यानी एक पीरियड के अंदर वैलेंसी पहले इंक्रीज होगी 4 तक, फिर उसके बाद में 0 तक डिक्रीज होगी। और एक ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाने पर वैलेंसी हमेशा क्या रहती है, समान रहती है, सेम रहती है। ये 2 लाइनें आपको याद रखनी है कि समूह के अंदर जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो संयोजकता समान रहती है, लेकिन आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाने पर पहले संयोजकताएं 4 तक बढ़ती हैं और फिर उसके बाद में 4 से लेकर 0 तक घटती हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखना। नेक्स्ट जो है आपका आता है एटॉमिक साइज या परमाणु आकार, कि आकार में क्या क्या चेंजेस होते हैं उन परमाणुओं के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप की। देखो ग्रुप के अंदर ये दे रखे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। फिर अगेन हम 3 की बात कर लेते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम 3, 11 और 19, ये KLM और N। ठीक है, 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1, ये इनका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पर देखो, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर बढ़ते हैं। लेकिन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से जो प्रोटॉन्स हैं उनका अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, इनके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं लगता। और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं यानी कॉन्टीन्यूसली साइज क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ये क्या है आपका लिथियम, जिसके अंदर क्या है, 2 शेल्स KORL। ये तीसरा जब आ जाता है ये सोडियम, चौथा जब आ जाता है तो आपका पोटेशियम। तो साइज़ क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ऊपर से नीचे जब भी हम एक ग्रुप के अंदर जाते हैं तो हमेशा साइज क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। रीजन आपको क्या देना है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। देखो KLMN, KLM और N, इसीलिए क्या हो रहा है, साइज कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। यानी एक जो आवर्त है, एक जो समूह है, समूह में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ने की वजह से उनका आकार जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप की, एक पीरियड की। पीरियड के अंदर जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, देखो इधर ये है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सेम वही यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज नहीं होते, सारों में क्या है, 2, 8, 1। इसी M शेल के अंदर KLM
1 से लेके 8 तक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो जब भी हम एक पीरियड में बाएं से दाएं जा रहे हैं, ठीक है, तो बाएं से दाएं जाने की वजह से शेल तो वही है, ठीक है, शेल नहीं बढ़ रहा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाता है, और इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं वो आपका क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो नाभिक के प्रोटॉन आपके कोशों के इलेक्ट्रॉन्स पर लगाते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है, ज़्यादा होता चला जाता है। इसकी वजह से जब भी आप एक पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो आपका जो साइज है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता चला जाता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। ये साइज दे रखे हैं नैनोमीटर के अंदर 186, 160, 143, ठीक है। लगातार क्या हो रहे हैं, ये कंटिन्यूसली कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब आपसे रीजन पूछे तो क्यों, तो आपको बताना है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स तो वही हैं, लेकिन जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है या जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। इसकी वजह से साइज क्या हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली कम हो रहा है। मतलब आकर्षण बल की वजह से, बढ़ने की वजह से, या प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने की वजह से आपका जो आकार है एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है, घट रहा है। अब इसके बाद में हम आते हैं थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स या धात्विक गुणधर्म, इसके ऊपर आते हैं। देखो धात्विक, सबसे पहले समझो धात्विक गुणधर्म या मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। जितना इलेक्ट्रॉन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उसकी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो इस तरीके से बनाई गई थी, आपको पता है उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सारे, यहाँ पर एक इस तरह से जिक लाइन दी गई है जिसके अंदर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, टुलेरियम, पोलोनियम, ये सारे क्या हैं, आपके नॉन मेटल्स हैं। ये इस तरह की जिक लाइन है, ये क्या है, आपके मेटलॉइड्स है या उपधातु। इधर के आपके नॉन मेटल है और इधर के सारे क्या हैं, मेटल्स। यानी ये लेफ़्ट साइड वाले सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, ये बीच में ये मेटलॉइड्स हैं, और ये आपके क्या हैं, राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं। तो ये एक क्लासिफिकेशन हेनरी मोसले ने किया था। अब हम बात करते हैं लेफ़्ट और राइट के अंदर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है। देखो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी और मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही चीज़ है। और एक और चीज़ आती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रॉन जितनी ईजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है वो उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो जैसे जैसे हम एक ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, 2-1, 2-8-1, 2-8-8-1, यहाँ ऊपर से जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं और यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर सब में क्या है, चार्ज हो रहा है। ये चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो उतना नहीं लग पाता। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पर लगातार डिक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से इन प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स इतना नहीं होता। इसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है, या जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ हैं या मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो एक ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ती है और आपके मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते हैं। तीनों लाइनें याद रखनी है कि जब भी आप एक समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो आपके धात्विक गुणधर्म बढ़ते हैं, विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ती है। अब बात करते हैं हम किसकी, एक आवर्त की या एक पीरियड की। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो आपको पता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आगे सारी चीज़ें चली जाती हैं। 2-8-1,
282 मैग्नीशियम, 283 एल्यूमिनियम। देखो जैसे जैसे हम एक ग्रुप के अंदर इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो KLM नंबर ऑफ शेल्स ना वो नहीं बढ़ रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं ना 1 से लेकर 8 तक, वो M शेल के अंदर ही आ रहे हैं, किसके अंदर, आपके थर्ड ग्रुप के अंदर 1 से लेकर 8 तक। तो यहाँ पर जब भी हम एक पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो जो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। वो डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कैसे होता है कि नंबर ऑफ शेल्स तो वही हैं KL और M, लेकिन यहाँ जो न्यूक्लियस है उसमें कॉन्टीन्यूसली एक शेल ये है, एक शेल ये है और एक शेल ये है। इलेक्ट्रॉन यहीं आ रहे हैं आने वाला, लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इस पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है इसका, इन पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन पर, वो कॉन्टीन्यूसली क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस। तो एक पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स वही हैं। इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है और साइज आपका कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो ये चीज़ भी आप याद रखना कि एक आवर्त के अंदर जब भी आप बाएं से दाएं जाते हो तो प्रभावी नाभिकीय आवेश आपका क्या होता है, लगातार बढ़ता चला जाता है और कोशों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसकी वजह से प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आकर्षण बल बढ़ता है और आकार कम होता चला जाता है। लास्ट जो है आपका आता है नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स या अधात्विक गुण। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसको भी आप देख लो कि जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो वो क्या है आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जितनी जो नॉन मेटल जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, ठीक है, उतनी ही उसके अंदर नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। एक बात मैं आपको मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स में बता दूं कि देखो हमने अभी देखा कि जब भी हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं और एक पीरियड के अंदर हम बाएं से दाएं जाते हैं, तो ग्रुप में नीचे आने पर आपकी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है और पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, घटती है। तो फर्स्ट पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट है ना, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है। सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है, फ्रेंसीशियम। लेकिन फ्रेंसीशियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो जो आपकी पीरियोडिक टेबल का जो सबसे, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, जो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो क्या है, सीजियम। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना कि सीजियम जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है आपकी पीरियोडिक टेबल का, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है सबसे इजीली, और सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सीजियम के अंदर पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ से अगर दे दे आपको, किस तरीके से दे दे आपको कि ये लिथियम है, ये सोडियम है और ये पोटेशियम है, तो किसकी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होंगी। तो ये आपको पता ही है कि जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रो डोनेट करने की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो आपसे तीनों में कुछ भी पूछ ले, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है इन तीनों में, तो आपको बताना है पोटेशियम। सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, पोटेशियम। सबसे कम मेटालिक प्रॉपर्टी इन तीनों में से लिथियम की है। ठीक है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इन तीनों में से लिथियम की है, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहा है तो बढ़ रही है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आए आप कर लेना। नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर अब हम बात करते हैं। नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी किधर पाई जाती है, आपकी लेफ़्ट साइड के अंदर पाई जाती है। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो, सॉरी, राइट साइड के अंदर नॉन मेटल्स जो होती है ना, वो राइट साइड में पाई जाती हैं। पीरियोडिक टेबल की कहाँ पाई जाती हैं, राइट साइड के अंदर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स एक ग्रुप में और एक पीरियड के अंदर क्या होते हैं। देखो, जब भी हम बात करते हैं एक ग्रुप की, तो ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं, तो
जैसे किसी के अंदर भी फर्स्ट ग्रुप की बात कर लो या लास्ट वाले ग्रुप की किसी की भी बात कर लो आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहीं तक देख लो आप। फ्लोरीन का होता है 9 और ये होता है आपका 17, 2 7 2 8 7। देखो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई कि कोई सा भी ग्रुप हो उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और उतनी उनकी क्या होती है, वैलेंसी हो जाती है। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1, इसकी भी कितनी है, 1। तो वैलेंसी क्या है, हमेशा सेम रहती है चाहे कोई सा भी ग्रुप हो। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स की। नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर। ठीक है, अब ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के अंदर 2 शेल हैं Kl, इसके कितने हैं KlM। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ शेल्स भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन जो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इतना इजीली इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा रहा जितना कि यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है इसके कंपैरिजन में। तो जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, क्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो जब भी आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। देखो नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स decrease as we go down in a group due to decrease in effective nuclear charge experienced by the valence electron, thus the tendency to electron decrease। मतलब जो प्रभावी नाभिक के आवेश है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं एक समूह के अंदर वो क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो पावर है वो हमारी क्या होती है, कम होती चली जाती है। अब आते हैं हम किसके अंदर, एक ग्रुप के अंदर, कि ग्रुप के अंदर नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक पे क्या होता है। देखो ये ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो भी हैं आगे सारे। बात हम इसको छोड़ो, लिथियम को नहीं, मैग्नीशियम सोडियम से बात करते हैं, थर्ड ग्रुप की बात करें ना। तो सोडियम जो है वो आपका 11 है, मैग्नीशियम 12 है, एल्यूमिनियम आपका क्या है 13 है, सिलिकॉन 14 और आगे आपका फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन और आगे जो नोबल गैसेस हैं वो सारी आ जाती हैं आपके आर्गन। तो ये होता है 11, 2 8 1, ये 2 8 2, 12 होता है ये 2 8 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स तो क्या है, सेम ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। तो इनका अट्रैक्शन फोर्स जैसे जैसे हम जा रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या होता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है, क्योंकि शेल्स नहीं बढ़ रहे, शेल्स वही हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस वाले, ये जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन उन पर क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो ये इनको भागने नहीं देते, क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है बजाय इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के। तो जब भी हम एक पीरियड के अंदर बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो गेन करने की प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती चली जाती है। और नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। देखो नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। मतलब जब भी एक पीरियड में बाएं से दाएं जाओगे तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को जो गेन करने की टेंडेंसी है वो क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और इसी वजह से नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। जब भी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो प्रभावी नाभिक की आवेश जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ती है और इसी वजह से आध्यात्मिक गुणधर्म भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल जो हमने देखी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस तरीके की है। इसके अंदर यहाँ ना एक जिक जिक लाइन दे रखी है, एक
ये लेफ़्ट वाला पोर्शन है, ये राइट वाला है, और ये बीच में ये जिगजैग लाइन। ये लेफ़्ट पोर्शन में आपकी मेटल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट पोर्शन में आपकी नॉन मेटल्स हैं, और यहाँ पर ये आपकी मेटलॉइड्स हैं। यानी ये आपकी धातुएं हैं बाएं भाग में, दाएं भाग में धातुएं हैं, और बीच के अंदर उपधातुएं। ये उपधातुएं जो है ना, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, प्लेटिनम, ये पूछ लेता है कई बार तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से कौन आपकी मेटलॉइड है या उपधातु है। सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, जर्मेनियम। तो आपको किस पे टिक लगाना है? जर्मेनियम पर। तो आपको याद रखना, कई बार ऐसे सीधा सीधा पूछ लेता है कि एग्जाम्पल दो नॉन मेटल्स के, तो आप ये चीज़ें आप याद रखना। एक और पॉइंट उन्होंने यहाँ दे रखा है कि जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, इनको जब आप वाटर के अंदर M2 जो भी है, आप इनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके मेटालिक बेसिक नेचर के होते हैं। जब हम इनका लिटमस पे टेस्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं? बेसिक नेचर शो करते हैं। ऐसे ही जो एसिड्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होती हैं, वो कैसे शो करते हैं? एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये हम मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ चुके हैं अच्छे से डिटेल के अंदर। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अक्रॉस ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज ड्यू टू। एक पीरियड के अंदर जो एटॉमिक साइज है वो आपका घटता है, क्यों? किस रीजन की वजह से? एक आवर्त के अंदर आपका जो एटॉमिक साइज है या आकार है परमाणु का वो घट रहा है। तो अभी आपको ऊपर बता दिया था क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर जो चार्ज है वो क्या होता है? कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो आकार है वो क्या हो रहा है? लगातार कम होता चला जा रहा है। वाई डू वी मीन बाई वैलेंसी, कि वैलेंसी आपकी क्या होती है? तो ये आपको ऊपर बता चुके हैं हम कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू इक्वल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस टू शेयर द कंप्लीट ऑफ इट्स आउटरमोस्ट शेल। अपने बाहरी को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान या साझा कोई एटम करता है वो उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डू वी कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम इसकी वैलेंसी जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये आपको पहले शायद 9th क्लास में अच्छे समझा रखा है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स का कोई एलिमेंट अगर आदान प्रदान कर रहा है, लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है, लॉस्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, या फिर वो शेयरिंग कर रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? वैलेंसी कह देते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर 1 से लेकर के 3 तक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करता है? डोनेट करता है, ठीक है। तो 1 से 3 तक के में जितनी आ रही है नंबर, उतना ही उसकी क्या हो जाती है? वैलेंसी हो जाती है। अगर कहीं 4 आ रहा है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 ही हो जाएगी, क्योंकि वो क्या करता है? शेयरिंग करता है, ना देता है लेता है, जबकि क्या करता है? शेयरिंग करता है। तो 4 वाले कितनी हो जाती है? 4 ही हो जाती है। इसके बाद में जब 5 से 8 तक आते हैं तो हमें क्या करना है? जो 5 वाला है, ये 5 दे तो सकता नहीं है, ये क्या करेगा? 3 लेगा, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है? 8 में से माइनस करना है। 8 माइनस 5 कितना आ गया आपका? 3। ऐसे ही आगे 6 आएगा तो 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं उनके आगे माइनस साइन लगाना है, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं उनके आगे क्या लगाना है? प्लस साइन लगाना है। तो इस तरीके से हम वैलेंसी को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट डू यू मीन बाई द मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट, हाउ डज इट वेरी एज वी गो डाउन इन ए ग्रुप, गिव रीजन फॉर दिस वेरिएशन। मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं और एक ग्रुप में, एक समूह में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये क्यों, क्या इसमें चेंजेज होता है और किस कारण होता है, ये बताना है। तो आपको पता है कि मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स मीन द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब एक धातु जो है, एक मेटल जो है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की जो पावर रखती है वो उसकी क्या है? धात्विक गुणधर्म है या मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब बात कर रहा है किसकी? एक ग्रुप की। तो आपको पता है कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर जो
आपके न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो उतना नहीं लग पाता, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली कम होता चला जा रहा है। इसकी वजह से जो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं या इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो पावर है वो बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ, हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी वी गो डाउन ए ग्रुप मूव टू लेफ्ट राइट इन ए पीरियड गिव रीजन। मतलब जब एक समूह में आप ऊपर से नीचे आते हो और एक पीरियड के अंदर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज या परमाणु आकार के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये हम अभी देखा हमने कि एटॉमिक साइज के अंदर क्या क्या होता है। देखो, जब भी हम एक ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका पूछ रहा है किसके अंदर, एक ग्रुप के अंदर, सॉरी एक पीरियड के अंदर या एक आवर्त के अंदर। जब भी एक पीरियड के अंदर या एक आवर्त के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है, ये घटता है। क्यों घट रहा है, सेम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स क्या हैं, उतने ही हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स पर वो क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका साइज जो हो रहा है वो क्या, एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पर हमेशा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आपको कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 4 एलिमेंट दे रखे हैं और एलिमेंट पी क्यू आर एस हैं आपके। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, पी क्यू आर और ऐसी 4 एलिमेंट आपको दे रखे हैं। चारों का एटॉमिक नंबर दे रखा है, इसका 12 दे रखा है, इसका 13 दे रखा है, इसका 14 दे रखा है और इसका 15 दे रखा है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ क्यू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सबका। के एल एम, मैं इस तरीके से शेल्स लिख देती हूँ। पहले में 2 जाते हैं, दूसरे में 8 जाते हैं, बच गए कितने, 2 2 8 2 13 हैं तो 2 8 बच गए कितने, 3। इसके अंदर 14 में 2 8 4 2 8 5, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, उसके बाद में जो पूछता है उसके आंसर दो। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ क्यू, तो क्यू पे आ जाओ। अब क्यू की वैलेंसी, क्योंकि आउटर वैलेंसी देखने के लिए हमेशा आउटर मोस्ट शेल देखते हैं, आउटर मोस्ट शेल ये है इसका, तो क्यू के अंदर कितना है, 3। और आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उतनी वैलेंसी होती है। तो क्यू की वैलेंसी कितनी हुई, 3। ठीक है, अगर आपसे से पूछ रहा था पी की वैलेंसी कितनी है तो आपको बता देना था 2। 4 की पूछता, उस आर की पूछता तो आर की कितनी हो गई, 4, क्योंकि 1 2 3 4 तक जितने नंबर लिखे हुए ना उतनी क्या आ जाती है, वैलेंसी आ जाती है। अगर 5 आ जाता, 6 आ जाता, 7 आ जाता और 8 आ जाता तो आपको उसमें से क्या करना है, 8 में से माइनस कर देना है। जैसे 5 आ गया तो 8 माइनस 5 कितनी वैलेंसी आ गई, 3। लेकिन इसमें आपको किसका निशान लगाना है, माइनस का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। 4 पे कोई निशान लगाना, क्योंकि 4 क्या होता है आपका, ना लेता है ना देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का, नेक्स्ट जो आपसे पूछा हुआ है, क्लासीफाई द एलिमेंट एज ए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि एलिमेंट्स जो हैं आपके मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। तो ये चीज़ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आएगी। देखो क्या क्या दे रखा है, पी क्यू आर और एस, 2 8 2 12 था ना, 2 8 3 13, 2 8 4 2 8 5 के एल और एम, ये शेल आ गए। अब आपसे पूछा है क्लासीफाई द एलिमेंट एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो मेटल हैं और जो इलेक्ट्रॉन लेंगे वो क्या है, नॉन मेटल है। 1 2 3 देंगे प्लस प्लस, तो दोनों पी और क्यू क्या है, मेटल्स है। और ये क्या है, ये ना तो दे रहा है ना ले रहा है, तो ये तो भैया नॉन मेटल्स में आएगा। ये 14 या ये मेटलोइड, सिलिकॉन अगर है तो ये नॉन मेटलोइड्स के अंदर आता है, या नॉन मेटल्स के अंदर मान लो। यहाँ पर ये क्या है आपका, नॉन मेटल्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये क्या है आपका, नॉन मेटल्स। एस क्या है आपका, नॉन मेटल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ दीज एलिमेंट विल फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। अब आपको एक लाइन अभी लास्ट में बताई है ये वाली,
कि जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक। तो आपको इन दोनों पे तो पी और एस पे तो जाना ही नहीं है भैया, ये तो नॉन मेटल्स हैं, इन पे तो हमें जाना ही नहीं है। अभी हमें जाना है किस पे, पी और क्यू की बात करनी, क्योंकि हमारे पास मेटल्स क्या हैं, सिर्फ यही दो हैं, ये दोनों हमारे पास क्या आई हैं, मेटल आई हैं। तो इन दोनों में से कौन सा मोस्ट बेसिक ऑक्साइड है? तो जितनी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जितनी ज़्यादा होंगी ना, वही क्या होगा, आपका बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अब आपको पता है कि ये पी, अगर हम इसकी बात करें, ये 12 और ये 13, 12 आपको पता है यहाँ आएगा और 13 यहाँ आएगा, एक ग्रुप के अंदर है ये 14 और एक ये 15। वैसे बात करें तो 12 क्या होता है आपका मैग्नीशियम, 13 क्या होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। ऐसे भी ना बात करो तो PQ RS से ही बात कर लो। एक पीरियड में जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो ऐसे, तो अभी आपको बताया था कि जो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं वो क्या होती हैं, कम होती हैं। और मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कम होती है तो ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, कम। तो जो बेसिक ऑक्साइड है वो आपका क्या होगा, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड यहाँ पर पी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है लास्ट वाले का पी। होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी।